नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विचार पर बात कर रहे हैं जिसे दुनिया का नजरिया बदलने में तो वक्त नहीं लगा, लेकिन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अपनी जगह पक्की करने के लिए पूरे 28 साल का इंतजार करना पड़ा। जी बिल्कुल। सारनाथ को अभी हाल ही में 48वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, और ये कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी बेहतरीन विचार को अपनी वैश्विक मान्यता पाने में 2500 साल लग गए। मेरा मतलब है ये सफर बहुत लंबा रहा है। सही कहा आपने। 1998 से ये जगह यूनेस्को की अस्थायी सूची में थी। इतने लंबे इंतजार के बाद जो मान्यता मिली है वो सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल का सम्मान नहीं है, ये उस जगह की वैश्विक स्वीकृति है जहां से मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी वैचारिक शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। और आज हमारा मुख्य मिशन भी यही है, ये समझना कि सारनाथ सिर्फ भारतीय इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ का ही रुख क्यों किया? देखिए, इसका कारण बहुत स्पष्ट था। बोधगया से वो सीधे सारनाथ आए क्योंकि वहां उनके 5 पूर्व साथी मौजूद थे, जिन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इन्हीं 5 लोगों को दिया था। अच्छा, मतलब जिसे हम बौद्ध धम्म में धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त कहते हैं। जी हाँ, वही धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त। इसे ही बौद्ध परंपरा में धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है और यहीं से करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का संदेश पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। जरा सोचिए, ये बात कितनी हैरान करने वाली है। एक ऐसा जीवन दर्शन जिसे आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मानते हैं, उसकी शुरुआत किसी विशाल भीड़ से नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी सी मीटिंग से हुई थी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शांत और गहरी शुरुआत थी। लेकिन किसी भी विचार को सदियों तक जिंदा रखने के लिए उसे एक ठोस आधार की जरूरत होती है। हवा में कही गई बातें समय के साथ मिट सकती थी और यहीं पर वास्तुकला और सम्राट अशोक का प्रवेश होता है। हाँ, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही इन विचारों को भौतिक रूप दिया है ना। एकदम सही। सम्राट अशोक ने सारनाथ में कई भव्य निर्माण करवाए, जैसे धमेक स्तूप, जो ठीक उसी जगह पर बना है जहां भगवान बुद्ध ने वो पहला उपदेश दिया था। इसके अलावा चौखंडी स्तूप भी है। चौखंडी स्तूप वही जगह है जहां वो अपने उन 5 साथियों से दोबारा मिले थे। सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल सही। और बाद में जब फाहियान और ह्वेनसांग जैसे चीनी यात्री यहाँ आए तो उन्होंने इन विशाल विहारों और स्तूपों का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया, जिससे दुनिया भर को इसकी भव्यता का पता चला। और उस भव्यता का सबसे बड़ा प्रतीक तो वो 4 सिंघों वाला अशोक स्तंभ है जो यहीं सारनाथ से मिला है। ये ऐसा है जैसे सम्राट अशोक ने अनजाने में ही आधुनिक भारत को उसका राष्ट्रीय प्रतीक या कह ले नेशनल लोगो दे दिया हो। हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है। अगर इस जगह का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व इतना स्पष्ट था तो फिर यूनेस्को की सूची में आने में 28 साल क्यों लग गए? क्या हमारी तरफ से कोई कमी थी? देखिए, चुनौती ऐतिहासिक महत्व साबित करने की नहीं थी, चुनौती संरक्षण की जटिलता की थी। यूनेस्को किसी जगह को सिर्फ प्राचीन होने की वजह से विश्व धरोहर नहीं मानता। इसके लिए शोध और संरक्षण का बहुत ही कड़ा दस्तावेजीकरण करना पड़ता है। मतलब उन्हें ये पक्का करना होता है कि भविष्य में भी ये जगह सुरक्षित रहेगी? जी बिल्कुल। सारनाथ एक बेहद संवेदनशील पुरातात्विक स्थल है जो वाराणसी जैसे तेजी से विकसित हो रहे आधुनिक शहर के बिल्कुल बीच में स्थित है। इसलिए यूनेस्को को यह भरोसा दिलाना जरूरी था कि शहरी विकास के बीच भी इस प्राचीन स्थल की प्रामाणिकता और अखंडता बनी रहेगी। ये तो बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। अब जबकि इसे विश्व धरोहर का दर्जा मिल गया है तो यकीनन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और शोध भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ ही संरक्षण की जिम्मेदारी भी तो कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी। ये एक वैश्विक स्वीकृति है कि भगवान बुद्ध का संदेश पूरी मानवता की साझा धरोहर है। इसलिए इसे सहेजना अब सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। ये वाकई एक बहुत ही गहरी बात है। एक शांत आध्यात्मिक स्थल से लेकर वैश्विक धरोहर बनने तक का सारनाथ का यह सफर अपने आप में अद्भुत है। लेकिन इस सफर को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? भगवान बुद्ध का एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत था कि इस भौतिक संसार में सब कुछ नश्वर है,
मतलब कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। फिर भी आज हम उन खंडरों और पत्थरों को हमेशा के लिए सहेजने का इतना कड़ा प्रयास कर रहे हैं जहां उन्होंने यह संदेश दिया था। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? क्या विचार और उसे सहेजने की इस मानवीय इच्छा के बीच का ये विरोधाभास अपने आप में एक बहुत बड़ा सबक नहीं है? ये वाकई सोचने वाली बात है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को शांत मन से खोजना चाहिए। और यदि आपको इतिहास, बौद्ध धर्म और भारतीय विरासत से जुड़े ऐसे ही शोधपूर्ण वृत्तचित्र पसंद आते हैं तो धम्मपद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब पापस् अकरणम् कुशलस्य उपसम्पदा सचित् परियोदपनम् हेतं बुद्धान् शासनम्